नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर्स में। और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट स्नेहा जैन, लेकर आए हैं एक और नया इंटरव्यू सेशन आप सभी के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड स्टोरेज के बारे में, और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने का ये सबसे सही समय क्यों है, इसकी आज हम जानकारी लेंगे। तो आज हमारे एक्सपर्ट सीए नितेश गुप्ता जी हमारे साथ इस विषय पर हमें जानकारी देंगे। सीए नितेश गुप्ता जी एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपको बता दें, व्यापार स्थापित करने से लेकर सरकारी योजना, सब्सिडी आदि पर सर गहन जानकारी रखते हैं। तो आइए बिना देरी किए आपको मिलवाते हैं। आज हमारे एक्सपर्ट सीए नितेश गुप्ता जी आज हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। तो सर आज हम कोल्ड स्टोरेज पे, जैसे कि हमने अभी अभी अपने दर्शक को बताया, आज हम कोल्ड स्टोरेज पे बात करने वाले हैं। और जल्दी से आज हम आपसे अपना पहला प्रश्न पूछना चाहते हैं, और वो ये है कि आप कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री के बारे में हमें कुछ बताइए, और ऐसा क्यों मान रहे हैं हम कि कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए ये सबसे बेहतरीन समय है। जी मैडम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आज दोबारा से आपके साथ जुड़ने का मौका मिला और एक नए सब्जेक्ट पर आपके साथ में कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस वक्त, तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और जो आपका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में एक तो सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज, तो अमूमन तौर पर हम ये समझते हैं और देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में जो है वो पेरिशेबल कमोडिटीज, ऐसी कमोडिटीज जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, फल सब्जी, मिल्क या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, इस तरीके की चीजों को हम कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व करते हैं। और प्रिजर्व करने का पर्पस ये है कि हम इसकी शेल्फ लाइफ, क्योंकि ये पेरिशेबल नेचर के हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसकी हम लोग शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं कोल्ड स्टोरेज में अगर हम लोग इसको प्रिजर्व करते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज का पर्पस ये है, और हमारे देश में बहुत सारे, हर स्टेट्स में कोल्ड स्टोरेजेस ऑलरेडी हैं। लेकिन आपने जो अभी एक साथ में प्रश्न और रखा कि क्यों ये सबसे अच्छा समय है कोल्ड स्टोरेज को स्थापित करने का, तो ये अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहली चीज तो हम लोग आज जो चर्चा है इसमें सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज पर जो मिलती है, तो सरकार क्योंकि प्रोत्साहन दे रही है इस इंडस्ट्री को, तो सब्सिडी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से एक सब्सिडी मिलती है। दूसरा जो है, बहुत रिसेंटली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था, और इस फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो अलोकेट हुए थे। तो इस फंड का पर्पस ये है कि आपको ब्याज अनुदान या ब्याज में छूट, अगर आप कोल्ड स्टोरेज जैसी इंडस्ट्री अगर स्थापित करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट में भी आपको एक अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलता है। और जो तीसरा बेनिफिट आप कोल्ड स्टोरेज अगर स्थापित करते हैं, तो एक स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्शियम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देता है, और इस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैडम, दैट इज 0%। तो आप देखिए, लोन भी मिल रहा है आपको 0% पर, आपको जो है वो ब्याज में अनुदान मिल रहा है, और आपको सब्सिडी मिल रही है। और सरकार इसको, इस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस इसी चीज से समझ में आती है कि सरकार बहुत अच्छे से प्रोत्साहित कर रही है कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री को। बिल्कुल। तो सर अभी अभी आपने सब्सिडी का भी जिक्र किया, तो सब्सिडी कितनी हो सकती है, एंड कोल्ड स्टोरेज की मिनिमम एंड मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी हो सकती है, इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दें। जी मैडम, सब्सिडी का जो रेट है वो हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसके लिए अलग से रेट जो डिफाइन किया गया है, दैट इज एट द रेट ऑफ 50% ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और इसके अलावा जो है वो इस लाभ को रेट के साथ में सीमित भी किया है, और इसको मैं भी थोड़ी सी देर में आपको समझाता भी हूँ कि कैसे सीमित किया गया है। लेकिन 50% हिली स्टेट्स के लिए है ये, और हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें, तो ये 35% अक्रॉस इन दोनों जो कैटेगरीज हैं, इसको छोड़ के जो है, अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में कहीं कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं, तो वहां पर आपको 35% का रेट का आप लाभ ले सकते हैं सब्सिडी का। और अगर मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे असम में लगाते हैं, या मेघालय में कहीं कोल्ड स्टोरेज स्थापित करते हैं, या हिली स्टेट में अगर उत्तराखंड की बात करूं, अगर यहाँ कहीं कोल्ड स्टोरेज आप स्थापित करते हैं, तो ऐसे में आपको जो है 50% की रेट से आप सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो आपके क्वेश्चन, फर्स्ट मतलब जो क्वेश्चन है आपका, उसका एक पार्ट का आंसर ये हुआ। और दूसरा, क्योंकि हम लोग सब्सिडी जो है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जो सब्सिडी मिल रही है उसका जिक्र कर रहे हैं, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ऐसा कहना है कि आपकी कैपेसिटी जो है वो 5000 मेट्रिक टन से ज्यादा होनी चाहिए,
और 10,000 मैट्रिक टन से कम होनी चाहिए। तो मतलब एनीथिंग बिटवीन 5,000 मैट्रिक टन टू 10,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी का अगर आप कोल्ड स्टोरेज लगाते हैं तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से जो मैंने आपको रेट अभी जस्ट बताई है 35% और 50%, तो उस सब्सिडी का आप लाभ ले सकते हैं। जी सर, बहुत ही अच्छे से आपने हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से सब्सिडी का हम लाभ ले सकते हैं। तो सर, कोल्ड स्टोरेज में ये भी है क्या, मिनिमम कितने चेम्बर होने चाहिए या एक चेम्बर की मिनिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? जी मैडम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो भी लोग कोल्ड स्टोरेज के कंस्ट्रक्शन या उसके एस्टेब्लिश करने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्कीम का डिस्कशन कर रहे हैं। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने यह स्पेसिफाई किया है कि मल्टी चैम्बर। तो अब मल्टी चैम्बर का ये मतलब हुआ कि एक चैम्बर से अधिक। अब एक चैम्बर से अधिक 2 चैम्बर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और भी आगे हो सकते हैं। तो एक चैम्बर से अधिक का मतलब मल्टी चैम्बर हो गया। तो वो मल्टी चैम्बर आपका कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए और एक जो चैम्बर है उसका साइज मिनिमम 250 मैट्रिक टन से ज्यादा की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये मैडम हम लोग बात कर रहे हैं टाइप 1 बेसिक मेजनीन जो स्ट्रक्चर होता है जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है, ये हम उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो ये एटलीस्ट आपका एक से ज्यादा चैम्बर होना चाहिए और उस चैम्बर का लीस्ट जो साइज है वो 250 मैट्रिक टन से ज्यादा की कैपेसिटी का होना ही होना चाहिए। जी सर, तो सर अभी आपने जिक्र किया एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी, इसमें क्या बेनिफिट कोल्ड स्टोरेज को मिल सकता है? मैडम, जैसे मैंने अभी बताया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम अभी थोड़े समय पहले लॉन्च करी थी जिसमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसको नाम दिया था और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो इसमें कोल्ड स्टोरेजेस को, जो कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री को जो बेनिफिट है उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इस स्कीम में 1 लाख करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट किया गया है, तो अपने आप में एक बड़ा साइज है जो फंड एलोकेट हुआ है। और कोल्ड स्टोरेज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं या फॉर दैट मैटर अगर हम स्कीम को थोड़ा सा समझें, तो आप जो भी लोन लेंगे इस स्कीम में बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लेंगे आप, तो अप टू 2 करोड़ रुपीस लोन आप ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए लोन 4 करोड़ रुपए का लिया है, लेकिन लाभ आपको केवल 2 करोड़ रुपए तक पे जो आपका ब्याज रहेगा, तो उस पर 3% का ब्याज का अनुदान मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं, कि अगर मान लीजिए आपका लोन 4 करोड़ रुपए का है कोल्ड स्टोरेज के ऊपर, तो 2 करोड़ और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक आपसे चार्ज कर रहा है उसका एग्जाम्पल अगर 9% ले लेते हैं, तो अगर आप इस स्कीम का लाभ लेंगे तो 2 करोड़ रुपए तक पे आपको ये लाभ मिलेगा। 2 करोड़ रुपए तक के लोन पे 3% की ब्याज में छूट, यानी कि जो 9% की आपकी रेट है, 9% पर एनएम की जो रेट है, वो इफेक्टिवली 3% कम होकर 6% रह जाएगी 2 करोड़ रुपए तक के लिए। तो अपने आप में एक बड़ा बेनिफिट है। और मैडम इसमें एक चीज और आगे जाके आपको समझाता हूं मैं, कि ये 1 साल तक लाभ सीमित नहीं है, आप आने वाले 7 साल तक, मतलब कि आप इंटरेस्ट की जो सबवेंशन है या इंटरेस्ट की जो छूट है, इसका आने वाले 7 साल तक लाभ ले सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। जिस तरह से आप एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आज इस एपिसोड से काफी लाभ मिलने वाला है। तो सर आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे वो यही है कि वेंचर कैपिटल असिस्टेंस का कोल्ड स्टोरेज क्या बेनिफिट ले सकता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जैसे मैडम मैंने अभी आपको इनिशियल डिस्कशन में बताया था कि गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रही है कोल्ड स्टोरेजेस को और ये बेस्ट सूटेड टाइम है। तो ऐसे में जो है वो आप ऐसे समझिए कि मैंने सब्सिडी का जिक्र किया, अभी आपसे मैंने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जिक्र किया, और एक जो डिस्कशन का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वेंचर कैपिटल असिस्टेंस। तो स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्शियम, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वेंचर कैपिटल असिस्टेंस देता है। कोल्ड स्टोरेज उसके लिए एलिजिबल है। और जो इसका क्वांटम है, जो क्वांटम आप ऐसे समझिए कि कितना अमाउंट आपको मिल सकता है, तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए प्रमोटर की इक्विटी, नॉर्मल कोर्स में 26% ऑफ प्रमोटर इक्विटी और ₹50 lakhs विच एवर इज लोअर, तो ये कैलकुलेशन का बेसिस बनता है। और हिली स्टेट्स के लिए या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 40% ऑफ प्रमोटर इक्विटी या ₹50 lakhs विच एवर इज लोअर। तो अगर मैं अमूमन तौर पर बात करूं
तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारा हिली स्टेट्स में नहीं है अगर कोई प्रोजेक्ट, तो ऐसे में जो बेनिफिट का अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 40-45 लाख रुपीस के आसपास में आपको अनसिक्योर्ड लोन, मतलब ऐसा लोन जिसपे सिक्योरिटी आपको नहीं कोई भी ऑफर करनी है एज अ कोल्ड स्टोरेज ओनर, और 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये लोन मिलता है। अब ये समझते हैं कि कितने टाइम के लिए ये मिल सकता है अनसिक्योर्ड लोन। तो ये आपको उतने समय के लिए मिल रहा है जब तक कि आपको आपने जो टर्म लोन लिया है अपना कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, जब आप उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तब आपको इसको पे करना है वेंचर कैपिटल असिस्टेंस के फॉर्म में जो आपको अनसिक्योर्ड लोन मिला है। नॉर्मल कोर्स में जो है वो कोल्ड स्टोरेजेस को जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो 7 इयर्स के आसपास तक का टाइम देते हैं। तो आपको इसको रीपे करने के लिए भी 7 ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ 7th ईयर आपको, जैसे आप टर्म लोन पे करेंगे तभी आप इसको वापस स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्शियम को वापस पे करेंगे। तो मैडम आप देखिए कि 0% का इंटरेस्ट फ्री लोन है, सिक्योरिटी नहीं है, तो एक अच्छा बेनिफिट है। अब इसी के साथ में अगर हम ये समझें कि ये आपको कितने अमाउंट तक पे आप एलिजिबल होते हैं इसमें, तो आप 500 लाख रुपीस तक का अगर प्रोजेक्ट है आपका, तो जो कोल्ड स्टोरेजेस छोटे साइज के हैं वो बिल्कुल एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग 5000 मैट्रिक टन से थोड़ी सी ऊपर की कैपेसिटी अगर बात करें, तो वो प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं वेंचर कैपिटल असिस्टेंस के लिए। मैडम इसी के साथ में मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्वांटम की बात करी, तो जो आपका सब्सिडी वाला क्वेश्चन था, तो वहां पर एक एग्जांपल मेरे को देना चाहिए था, लेकिन मैं उसको यहाँ पर देता हूँ कि अगर सब्सिडी का भी अगर हम क्वांटम समझें, तो सब्सिडी का क्वांटम अगर मान लीजिए मैं जो इसको इजी करते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, कि 5000 मैट्रिक टन पे जो कॉस्ट नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने प्रिस्क्राइब करी है वो 8000 रुपीज अ मैट्रिक टन। तो 5000 इंटू 8000 अगर हम करते हैं तो ये 4 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट बनता है। 4 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट पे अगर मैं 35% जो मैंने रेट आपको बताया था, तो उसकी अगर बात करूं तो 1.4 करोड़ का जो है अमाउंट बनता है ये। और अगर आप हिली स्टेट में हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हैं, तो ये अमाउंट 50% के हिसाब से 2 करोड़ रुपीस का अमाउंट बनता है। तो मैडम आप देखिए कि काफी बड़े अमाउंट्स हैं ये। अगर आप 4 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट पे 1.4 करोड़ रुपीस का आपको इंसेंटिव भी मिल जाए, तो या 2 करोड़ रुपीस अगर आप हिली स्टेट में हैं, तो गवर्नमेंट कितना प्रमोट कर रही है, इसकी अहमियत हम इसके अमाउंट से ही समझ सकते हैं। जी। तो सर, कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मली क्या होना चाहिए? मैडम कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो जैसे प्रोप्राइटरशिप है आपकी, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, या आपका कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपका, अगर मान लीजिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आप बना के इस काम को करना चाहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इनमें से किसी भी फोरम में आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपना गठन कर सकते हैं, और इनमें से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पे आप ये काम कर सकते हैं। तो सर, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोल्ड स्टोरेज को बनाने की अनुमानित लागत क्या हो सकती है? मैडम क्योंकि ये कॉस्ट नॉर्म्स नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने डिफाइन किए हैं जिन पर कि आप सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसको अगर हम समझना चाहें तो उसको कुछ तरीके से समझेंगे कि आपकी जो कैपेसिटी जो जिस पर की बेनिफिट लिया जा सकता है, जो मैंने अभी पहले भी आपके साथ बोला था कि 5000 मैट्रिक टन से ज्यादा होनी चाहिए, और 10,000 मैट्रिक टन तक की कैपेसिटी का आप कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, तो कॉस्ट आप कुछ तरीके से समझिए कि अगर आप 5001 मैट्रिक टन से 6500 मैट्रिक टन तक का अगर कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो 7600 रुपीज मैट्रिक टन तक के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप 6501 मैट्रिक टन से लेके 8000 मैट्रिक टन तक का अगर आप कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट नॉर्म है वो 7200 रुपीज मैट्रिक टन है। और अगर आप 8001 मैट्रिक टन टू 10,000 मैट्रिक टन तक का अगर कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, तो इसका जो कॉस्ट नॉर्म है वो 6800 रुपीज पर मैट्रिक टन का है। तो अगर हम ऐसे समझें कि अगर 5001 मैट्रिक टन का अगर आप कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो अनुमानित तौर पर 4 करोड़ रुपीस तक की कॉस्ट हो सकती है उसकी। और इसी तरीके से अगर आप 10,000 मैट्रिक टन तक का अगर बनाते हैं, तो उसकी जो अनुमानित लागत है वो 6.8 करोड़ रुपीस तक हो सकती है। तो ये इस तरीके से कॉस्ट नॉर्म है, और इसी कॉस्ट के ऊपर जो है वो आप 35% या 50% का जो है वो सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते हैं। सर, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया हमें कि किस तरह से कितनी अनुमानित लागत हो सकती है।
आई होप कि हमारे दर्शक भी इसको बहुत अच्छे से समझें। तो सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। तो बिजली को बचाने के लिए भी अगर सोलर प्लांट कोल्ड स्टोरेज पर लगाया जाए तो क्या उस पर भी कोई लाभ लिया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैडम आपको। और अभी हम देखते हैं कि सोलर की वजह से बिजली का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में जो काफी बड़ी कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अपने आप में बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट सोलर को भी प्रमोट करना चाहती है। इसी वजह से जो है वो आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। और सोलर प्लांट के लिए भी आप ऐसे मान के चलिए कि मैक्सिमम जो कॉस्ट मानी गई है वो 35 लाख रुपीस तक का आप सोलर प्लांट अपने कोल्ड स्टोरेज पर लगा सकते हैं। ये मैक्सिमम कॉस्ट दी गई है। और 35% का, जैसे अगर आप नॉर्मल एरिया में हैं तो 35% की रेट से आप उस पर सब्सिडी ले सकते हैं। और अगर आप हिली स्टेट या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हैं तो वहां पर आप 50%, यानी कि 35 लैक्स का 50% की अगर मैं बात करूं तो 17.5 लाख रुपीस की, अगर आप हिली स्टेट या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हैं तो वहां पर इस बेनिफिट को आप ले सकते हैं। जी। तो सर मैं वापस सब्सिडी वाली बात पर जाना चाहूंगी। आपने जिस तरह से उसे एक्सप्लेन किया था उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। अगर हम सब्सिडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसकी भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी मैडम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और एप्लीकेशन के साथ में कोल्ड स्टोरेज के लिए जो फीस डिपॉजिट होती है, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को आपको फीस पे करनी पड़ती है, तो उसको भी हाल ही में रिवाइज करके 50,000 रुपीज किया गया है। तो ये तो फीस की बात हुई कि आपको एप्लीकेशन के साथ में 50,000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है एज फीस। और जो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो कोल्ड स्टोरेज अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो जो जनरल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, लैंड के टाइटल के डॉक्यूमेंट्स, अगर लीज पर लैंड है आपका तो लीज डीड की कॉपी, आप अगर कोल्ड स्टोरेज जैसे अगर आप बनाएंगे तो उसकी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है। एक बेसिक डेटा शीट है जिसमें कि मशीन्स की टेक्निकल डिटेल्स दी जाती है। और इसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स, कुछ और थोड़े से डॉक्यूमेंट्स और हो सकते हैं जो कि आपसे मांगे जा सकते हैं और जो आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ में अनेक्स करने पड़ते हैं। जी। तो सर क्योंकि हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं और जहां तक है हमने सारी जरूरी बातें आपसे समझ ली हैं और बहुत ही अच्छे से आपने उन्हें सबको एक्सप्लेन किया। तो हम अंत में बस आपसे यही पूछना चाहेंगे कि कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? मैडम देखिए, गवर्नमेंट का प्रमोट करने का, आप देखिए इस इंडस्ट्री को कितने सारे इंसेंटिव, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन इंसेंटिव, ऐसा मेरी समझ में आता है कि तीन इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। और अगर हम, जो हमारा प्रोडक्शन है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, मिल्क या एलाइड प्रोडक्ट्स का अगर मैं बात करूं तो 25 to 30% जो है, नॉर्मल कई सारी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% जो है वो हमारा फूड, क्योंकि हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, वो वेस्ट हो जाता है। तो अपने आप में आप देखिए कि कितनी बड़ी डिमांड सप्लाई का गैप है इसमें। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो हम लोगों को ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बड़ा फील्ड हो सकता है जहाँ पे कि वो एक प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पे कि गवर्नमेंट का एक अच्छा सपोर्ट है। तो फ्यूचर आउटलुक इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे एग्री एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे स्टार्टअप्स जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये बेस्ट सूटेड टाइम है कोल्ड स्टोरेज को स्टैब्लिश करने का, तो वो कोल्ड स्टोरेज बिजनेस में आ सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आज काफी सारे हमारे जैसे कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं आज हमारे चैनल के साथ। तो ये आपने बहुत अच्छा उनके लिए एक ऑप्शन ओपन किया है। किस तरह से जिस तरह से आपने हमें बताया कि कोल्ड स्टोरेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एंड मोर ओवर दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है इस बिजनेस को स्थापित करने का। तो जी ये मैडम, जानकारी आज हमारे चैनल पर देने के लिए, हमारे सभी दर्शकों को ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैडम। तो दर्शकों, इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आज, अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं क्लियर हुआ है, या हमारे एक्सपर्ट सीए नितेश गुप्ता जी से आपको जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब
नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली अपडेटेड वीडियो को ना मिस करें। तो इसी के साथ एक बार फिर से आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। धन्यवाद सर, आपका भी एक बार फिर से हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू सो मच।